सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, कल आप लोग को अवतल दर्पण में वस्तु और उसके द्वारा बने प्रतिबिंब का 6 स्थान के किरण आलेख बता दिया गया था और ये भी बताए थे कि एक 7वां स्थान भी होता है ध्रुव पर, और वो प्रतिबिंब बनता है ध्रुव पर, और साथ ही साथ वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। तो ये 7वां स्थिति है जो उत्तल दर्पण में भी समान होता है, इसलिए उसको फिगर पर ना दर्शा करके डायरेक्ट नोट पॉइंट में लिख देंगे। आप लोग याद रखिएगा। आज हम आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में वस्तु को केवल 2 स्थान पर रखा जाता है। आपको पहले वीडियो में भी बताया गया कि अवतल दर्पण में 6 स्थान पर क्यों रखा जाता है और उत्तल दर्पण में क्यों। तो विद्यार्थी आप ध्यान दें, पीछे वाला वीडियो को जरूर से जरूर देखें। उत्तल दर्पण में वक्ता केंद्र और फोकस दर्पण के पीछे होता है, इसलिए इसमें इन स्थानों पर यदि वस्तु को रखेंगे तब कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए इसमें 2 स्थान कौन कौन होता है, एक पहला अनंत पर और दूसरा अनंत और दर्पण के बीच। दर्पण के बीच कहिए चाहे ध्रुव के बीच कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से आपको याद रहे, पहला स्थिति कि जब वस्तु अब उत्तल दर्पण में अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका किरणालेख खींचेंगे। आपको याद है कि दर्पण के पीछे वाले भाग को काल्पनिक क्षेत्र कहते हैं और दर्पण के आगे वाले भाग को वास्तविक क्षेत्र कहते हैं। जो काल्पनिक क्षेत्र में प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा और जो वास्तविक क्षेत्र में प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसलिए आगे का वीडियो में देखिए, क्वेश्चन पहले लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या रहेगा, जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो उसका किरण आलेख खींचें। क्वेश्चन, जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो किरण आलेख खींचें। ध्यान दें, आपको इसके लिए पहले उत्तल जब हो परावर्तक सतह उठल तो कहलाता है उत्तल। ये परावर्तक सतह है, इस तरफ ये रजतित भाग है, तो ये प्रधान अक्ष है। और आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष के जो किरण आती है वो समानांतर आती है। कैसा समानांतर, क्यों, क्योंकि अनंत से आ रहा है तो अनंत के सभी किरणें आती भी है समानांतर और अनंत पर यदि जाती है तो पर भी समानांतर। और ये अपसारी दर्पण है, बताए थे, क्योंकि ये सभी किरणों को अपसरित कर देता है, फैला दिया, और फैलाने के बाद जहां मिलेगा वही इसका फोकस होता, अर्थात यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा। ठीक है, ये हो गया आपको पी। तो आपको बताए थे 4 स्थान, वस्तु का स्थान, दूसरा बताए थे प्रतिबिंब का स्थान। पीछे वाला वीडियो को जरूर देखेंगे।
क्योंकि थ्योरी लगातार होती है। जब भी आगे का वीडियो देखें, समझें, याद करें तो पीछे वाला अवश्य देखें। प्रतिबिंब का नाम, चौथा प्रतिबिंब का आकार, साइज। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को उस समय बोले थे कि वस्तु का स्थान कहां पर है, तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है कहां पर है वस्तु का स्थान, तो अनंत पर, अनंत पर। दूसरा प्रतिबिंब का स्थान पीछे बना, तो यहां हो गया फोकस पर। इसी को आप लिख सकते हो दर्पण के पीछे, काल्पनिक क्षेत्र में। अब काल्पनिक क्षेत्र में बन रहा है, इसलिए इसका नाम रहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके बाद विद्यार्थी बहुत छोटा बिंदु की समान वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के समान, इसी को बिंदुवत भी बोलते हैं। तो अवतल दर्पण में भी सेम था, उसमें भी क्या था कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। लेकिन उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब, साइज सेम। तो दर्पण जब अलग हो जाएगा तो सिर्फ ई बदलेगा और वो सेम रहेगा। क्योंकि आगे हम लोग अंतर जब पढ़ेंगे तो इस बात को याद रहे, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक। इसमें देखिए पहला स्थिति में क्या बन रहा है, कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, और अगला भी बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। और इसमें वस्तु को देखा छोटा, बहुत छोटा और छोटा, और उसमें छोटा, बड़ा और समान तीनों होता है, इसलिए ध्यान में रहे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है, सुनिएगा, जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच हो तो किरण आलेख खींचें, किरण आलेख खींचे। खींचे, ध्यान दें। उत्तल यह परावर्तक सतह उठल कहलाएगा उत्तल। प्रधान अक्ष यह देखिए, ये वस्तु है, सीधी रेखा अपसरित होने के बाद फोकस से और एक आप वक्रता केंद्र पर जाएगा और उसी से लौट जाएगा, यहां सी हो गया। तो यहां प्रतिबिंब बन रहा है विद्यार्थी, देखिए यहां पर, यह देखिए योग्य वस्तु और यह प्रतिबिंब। प्रतिबिंब काले अक्षर से दर्शाया गया, प्रतिबिंब। ध्यान से देखेंगे तो वस्तु का स्थान, बार बार कहते हैं, प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा, वस्तु का स्थान अनंत और ध्रुव के बीच। इसके बाद प्रतिबिंब का स्थान यहां बन रहा है, फोकस और
फोकस और ध्रुव के बीच क्या लिखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब का नाम, दर्पण के पीछे वाले क्षेत्र को काल्पनिक क्षेत्र, काल्पनिक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब काल्पनिक, जिसका प्रकृति सीधा। और प्रतिबिंब का आकार देखिए, ये वस्तु है विद्यार्थी, ये प्रतिबिंब है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए वस्तु से छोटा, बहुत छोटा ना, वस्तु से छोटा। तो ये था आप लोगों को विद्यार्थी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किरण आलेख। और बोले तो नोट पॉइंट कि इसका तीसरा पॉइंट और उसका सातवां पॉइंट दोनों का स्थिति सेम होता है कि जब वस्तु ध्रुव पर रखा जाएगा तब प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सेम बनेगा, इसलिए उसको हमसे केवल नोट पॉइंट में लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे, नोट पॉइंट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर होता है तब प्रतिबिंब ध्रुव P पर बनता है, जिसमें प्रतिबिंब का नाम, बिंब का नाम काल्पनिक, इसी को आभासी प्रतिबिंब होता है, जिसका प्रकृति सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है, आकार जो होता है वस्तु के बराबर यानी समान साइज के। देखिए ऊपर में क्या लिखा है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, और जब वस्तु कहां पर रहे, ध्रुव पर रहे, तब प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। उसका नाम क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। उसका आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। राइट, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत कम बुक में ही रहता है और बहुत कम लोग इसको लिखाते भी हैं। आपको बताया गया है, आप ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, जब गहराई से पढ़िएगा ये चीज मिलेगा। ठीक है, आगे का वीडियो। क्वेश्चन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। देखिए, पहले आप समझ लेंगे, कोई भी अंतर लिखने के लिए पहले आप इसमें क्या लिखेंगे सो सुनिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इतना बात को जरूर लिखेंगे। एक तरफ लिख देंगे अवतल दर्पण और एक तरफ उत्तल दर्पण। ध्यान से सुनेंगे, इसको ऐसे करके लिखने में आज ज्यादा होगा। पहला पॉइंट, इसे अभी सारी
दर्पण कहते हैं। इसमें लिखना इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रकार के, काल्पनिक और आभासी। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरी बात, इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है, साइज, वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर, तीनों, इसमें सदैव छोटा। इसमें बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, बड़ा और समान होता है। इसमें जो होता है, इसमें बना प्रतिबिंब का आकार सदैव छोटा होता है, सदैव वस्तु से छोटा। इस दर्पण में दोनों तरफ प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के आगे और दर्पण के पीछे। चौथा पॉइंट, इसमें दर्पण के दोनों ओर प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल दर्पण के पीछे, इसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे सदैव। और भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं, वो क्या, इसमें वस्तु को अधिकतम स्थानों पर 7 स्थानों पर रखा जाता है। इसमें भी नोट पॉइंट में बताया, उसको लगा के 3 स्थानों पर रखा जाता है। इस बात को, इसके गोलीय दर्पण का बाहरी भाग को रचित किया जाता है, इसमें गोलीय दर्पण को भीतरी भाग को रचित किया जाता है। इसमें लिखेगा इसका परावर्तक सतह धसा होता है, इसमें लिखेगा इसका परावर्तक सतह उठा होता है। तो बहुत सारे पॉइंट है। इसलिए विद्यार्थी कहते हैं वीडियो को जरूर सुने। बहुत ऐसी चीजें हैं कि पढ़ाने के समय, समझाने के समय बताते हैं, परंतु लिख नहीं पाते हैं। सब पॉइंट को लिखना संभव नहीं। तो अभी हम आपको लिखे 4 पॉइंट, अब बताया 7-8 पॉइंट। इसके अलावा बताए कि इसका परावर्तक सतह धसा होता है, इसका परावर्तक सतह उठा होता है। यह गोलीय दर्पण को बाहरी भाग को रांग कर बनाया जाता है, यह गोलीय दर्पण को भीतरी भाग को रांग कर बनाया जाता है। इसमें वस्तु को नोट पॉइंट वाला लेके चलेंगे तो 7 स्थानों पर रखा जाता है, इसमें वस्तु को 3 स्थान पर रखा जाता है। और भी लिखेंगे इसमें फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है और इसमें फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। विद्यार्थी तो सुने गौर से और देखें एकदम 100% इसको सुन करके के याद करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, आगे हम लोग अगला टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक, पहले आप फिगर के माध्यम से समझें।
तो बहुत अच्छा होगा। देखिए फिगर क्या है, शायद आपको मालूम हो गया होगा। ये फिगर, फिर ये फिगर देखिए, फिर ये फिगर देखिए, दोनों में अंतर है विद्यार्थी, दोनों में अंतर है। लग रहा है कि इसमें एब्रो बनाए हैं ऊपर में, इसमें एब्रोला डिजाइन नीचे में। इस दर्पण का नाम हम लोग देंगे समतल दर्पण। समझा रहे हैं? इस दर्पण का नाम देंगे उत्तल दर्पण और इस दर्पण का नाम देंगे अवतल दर्पण। बल कैसे? तो देखिए, जिसका परावर्तक सतह हो समतल चिकना, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह हो उठल, कहलाता है उत्तल। जिसका परावर्तक सतह हो धसल, कहलाता है अवतल। चूंकि ऐसा मैंने फिगर इसलिए बनाया ताकि आपको समझने के लिए सुविधा हो। इस पर दो तरीका का क्वेश्चन आता है कि तीनों दर्पण को दे दिया जाता है, छू कर पहचान कैसे करेंगे और बिना छुए कैसे करेंगे। तो छू कर करके कहेगा तो ऐसे छुएंगे, जिसका परावर्तक सतह समतल रहेगा समतल दर्पण, जिसका उठा हुआ रहेगा आप कहेंगे उत्तल दर्पण, जिसका धंसा हुआ रहेगा उसको आप कहेंगे अवतल दर्पण। तो ये छू करके हुआ, दर्पण को छू कर करके। बिना छूले कहेगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को बिना छुए आप कैसे पहचान करेंगे। कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब के आधार पर पहचान करना है। किसके आधार पर? प्रतिबिंब के आधार पर। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम साधारणतः। तीनों दर्पण को पास में रख देंगे, यहां एक, यहां एक, यहां। तीनों दर्पण को पास में रख देंगे, तीनों के पास अपने चेहरा को ले आकर देखेंगे। इसमें भी देखा, इसमें भी देखा और इसमें भी देखा। तीनों में चेहरा देखें और चेहरा देखने के बाद फील करेंगे, महसूस जरूर करेंगे। जब आप बाइक चलाते होंगे तो उसका मिरर में देखते होंगे तो आपका चेहरा इतनी वो दिखता है, छोटा दिखता है। लेकिन यदि आप सैलून में जाते हैं तब आपका चेहरा बड़ा दिखता है। क्या आपका चेहरा गुब्बारा है कि फैलता सिकुड़ता है? ऐसा तो बात नहीं। तो ये दर्पण की कमाल है। वो दर्पण जो आपके बाइक में लगा हुआ है वो उत्तल दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सदैव छोटा होगा। और जो सैलून में है, जिसमें हजामत बनाते हैं, वो अवतल दर्पण है, उसमें जो सीधा बनेगा वो बड़ा होगा। आप देखिए ना, इसके पीछे वाले वीडियो में 6ठा नंबर स्थिति अवतल दर्पण के लिखल होगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आकार क्या होगा, साइज क्या होगा, पूरे पीछे वीडियो में बताया गया है। इसलिए पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए, भूल मत जाए। ये जब प्रतिबिंब के उंगली को दिखा करके भी, जिसमें उंगली बड़ा दिखाई देगा अवतल, जिसमें छोटा उत्तल, जिसमें समान समतल। स से समान और स से समतल। अक्षर है 3 गो, मतलब छोटा, तो छोटा दिखेगा तो कौन? उत्तल। 4 अक्षर है बड़ा आकार के, तो बड़ा दिखेगा तो कौन? अवतल। फॉलो कर लो, ऐसी देखो। तो वो बिना छुए आप तीनों दर्पण को इस प्रकार से पहचान करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों दर्पणों को बिना छुए पहचान कैसे करेंगे। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बिना छुए, छूना नहीं है। छूने वाला बात कहेगा तो जो चिकना रहेगा समतल रहेगा समतल, जो उठल रहेगा उत्तल, जो धसल रहेगा अवतल, वो छू करके हुआ। लेकिन जिसमें छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल, समान प्रतिबिंब तो समतल, बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल। और ये चेहरा देखने की बात कहा जाता है, तो चेहरा हम लोग जब भी देखते हैं विद्यार्थी, तो काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब में
काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब में। तो इसमें काल्पनिक बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, लेकिन इसमें काल्पनिक जो बनता है वस्तु के बराबर है, इसमें जो काल्पनिक बनता है वस्तु से छोटा, इसमें जो काल्पनिक बनता है वस्तु से बड़ा। तो जब बड़ा हो जाएगा तो कौन अवतल, जो छोटा हो जाएगा वो उत्तल, और जो समान रहेगा वो समतल। राइट, आगे मैं लिखता हूं क्वेश्चन और उसके जवाब, ध्यान से देखेंगे। बिना छुए समतल दर्पण कौमा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पहचान कैसे किया जाता है। ध्यान रहे, इसके बारे में BM, इसको पढ़ना मत बीबीओ मैडम, ये BM का मतलब हो गया बोर्ड मॉडल। देखो ये बोर्ड मॉडल है, ध्यान से देखें इसका जवाब। तीनों दर्पणों के पास अपने चेहरा को ले जाकर वापस लाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि तीनों दर्पणों के पास अपने चेहरा को ले जाकर वापस लाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि, यानी ले गए और फिर वापस लाए, ले गए फिर वापस लाए। तो ले जाने और वापस लाने के बाद तो फील कीजिएगा ना कि प्रतिबिंब के बारे में। ले जाते हैं कि पहला स्थिति, जिस दर्पण में चेहरा का प्रतिबिंब छोटा और सीधा, जिस दर्पण में चेहरा का प्रतिबिंब छोटा और सीधा होता है वह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, दूसरी बात में, जिस दर्पण में चेहरा का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा होता, जिस दर्पण में चेहरा का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा होता है
वह होता है वह अवतल दर्पण होगा। तीसरा बात, जिस दर्पण में चेहरा का प्रतिबिंब समान और सीधा होता है वह समतल दर्पण होगा। ठीक है, ध्यान से सुने एक बार फिर से कि जिसमें चेहरा का जो प्रतिबिंब होगा छोटा और सीधा रहेगा। सीधा तो सब में होना ही है ना। छोटा जिसमें रहेगा उत्तल दर्पण होगा, बड़ा जिसमें रहेगा अवतल दर्पण होगा, समान जिसमें रहेगा समतल दर्पण होगा। तो ये बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये हो गया प्रतिबिंब की। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि तीनों दर्पणों को प्रतिबिंब की सहायता से किस प्रकार पहचान किया जाता है, तब इस प्रश्न का जवाब यही होगा। देखिए, आप लोग को एक आवश्यक सूचना क्या है, गौर से सुनेगा। आप लोग को जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है वो नंबर हाय हेलो या किसी वीडियो या किसी तस्वीर भेजने के लिए नहीं, बल्कि उस पर केवल और केवल क्वेश्चन ही भेज सकते हैं। न तो आप हाय लिखिए, न तो हेलो लिखिए, न तो गुड मॉर्निंग सर लिखिए, कुछ नहीं। ये सब की कोई जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन के लिए जरूरत है। क्वेश्चन के सिवाय कुछ भी आएगा विद्यार्थी तो मैं आपको ग्रुप से आउट कर देंगे। हाय भी नहीं चाहिए, हेलो भी नहीं चाहिए, गुड मॉर्निंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाय हेलो हम आपको यहीं से सब बोल देते हैं। इसलिए आप मेरा वीडियो जैसी देखा मैं आपके साथ हूं। गुड मॉर्निंग करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बोल दिया ना गुड मॉर्निंग। इसलिए व्हाट्सएप पर आप केवल क्वेश्चन भेज सकते हैं और आप अपने बुक से ये पटांगा नहीं कि जने तने से कलेक्ट कर लिए, लाओ सुमन सर लाइब्रेरी है। हम लाइब्रेरी नहीं है कि आपका जवाब देते रहेंगे। मैं यहाँ पर आपकी आवश्यकता का पूर्ति करेंगे, आपकी आकांक्षा की नहीं। मैं गूगल हूँ, ये मत समझ जाना। मैं एक साधारण टीचर हूँ, मैं इतनी बात बताता हूँ। और मैं जो क्लास में कहता हूँ वही यहाँ से भी मैं कह रहा हूँ। मैं आपके प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरा प्रश्न तू अलबल भेजा कुछ भी लिख करके तो मैं तुमको भी छोड़ देंगे, याद रखना। इसलिए सावधान, आप मेरे विद्यार्थी हैं। आप ये जरूरी नहीं कि आप मेरे पास ही पढ़ते हैं, ये कोई जरूरत नहीं। आप मेरे विद्यार्थी, मेरे चैनल से जुड़े हुए तो मेरा विद्यार्थी है। इसलिए विद्यार्थी कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन में सो कीजिए। ये नहीं कहते कि आप लाइक ही करते रहिए, आप सिर्फ देखिए ना। हमको यहां से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आप हमें फॉलो कर लिए, मेरा वीडियो देख लिए, इतनी बहुत धन्यवाद है। मैं आपको सिर्फ घर पर बैठने के लिए, समझने के लिए, इस वैश्विक महामारी में आपको पता होगा कि आपके देश के प्रधानमंत्री आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं घर पर बैठे। हम भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि घर पर बैठे और इस वीडियो को देखें और कोई भी कमेंट ना लिखें, कोई भी कमेंट नहीं। हाँ, क्वेश्चन को आने जाने में दिक्कत हो सकता है, समय देर हो सकता है, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके माध्यम से कुछ त्रुटि भी हो सकती है, कुछ अभाव भी हो सकता है, साथ साथ ये भी हो सकता है कि देर भी हो सकता है। इसलिए इस चीज की चिंता न करें,
और ये भी फोन नहीं करें कि सर वीडियो नहीं आया, देर हो रहा है। आपको वीडियो जाएगा, देर हो, सवेर हो, पहले हो, बाद हो, लेकिन जाएगा, पर डे के जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र, कोई फोन फान नहीं करें, कोई व्हाट्सएप पर अलवल नहीं भेजे। व्हाट्सएप पर केवल आप क्वेश्चन डालिए, मैं जवाब आपका नहीं दूं। तब कहीं कोई बच्चा क्वेश्चन दिया, मैंने उसको जवाब दे दिया, जबकि मैंने वो चैप्टर भी नहीं पढ़ाया, फिर भी मैंने जवाब दिया। इसलिए आप क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा। और कोशिश रहे बेटा कि जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उससे आप क्वेश्चन करें, ताकि आपको सिलेबस अच्छा तरीका से चले। पूरे बुक से एक बार पूछ दीजिएगा, हम जवाब नहीं देंगे तो आप कहेगा सर जवाब नहीं दिए। इसलिए मैं कहता हूं उस बात को समझें। क्लास में भी यही बात बोलते थे, आपको याद होगा कि जो चैप्टर पढ़ा रहे उस क्वेश्चन को लाइए ना, हम बताने के लिए तैयार हैं। क्या नहीं बताते थे या नहीं बताए? इसलिए जो चैप्टर रहे उसका क्वेश्चन भी कीजिए, मैं जवाब देने के लिए रेडी तैयार है। सतत प्रयास रहेगा कि 100 के 100 बताएंगे, उसमें 99 नहीं होने देंगे। ये मेरा दावा है। जो मैं था क्लास में वही यहाँ, कोई दूसरा नहीं, बदलेंगे नहीं। ये मत समझ जाना कि हम बदल गए। इसलिए ध्यान रहे इस चीज को, और दोबारा वार्निंग दिए, ध्यान से सुनो। आगे का जो है विद्यार्थी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग में सुनिएगा, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। जब उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता था, तब वहां पर वीडियो में देखिए पढ़ाया गया हुआ लेक्चर में कि उत्तल दर्पण में सभी किरणों को, समानांतर किरणों को अपसरित कर देता है। इसलिए इसका उपयोग गली में जो रोशनी होती है, बल्ब होता है, उसके ऊपर परावर्तक सतह के रूप में लगाया जाता है, ताकि उससे प्रकाश की किरणें टकरा कर करके परावर्तित हो, तो अपसरित रूप में, फैलने के रूप में, जिससे प्रकाश अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रकाशित कर सके, उजागर कर सके, लाइट एरिया बना सके। इसलिए बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी अब इस शब्द को तोड़ करके नहीं, छोटा में जोड़ करके बोलिए, बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। हो गया जवाब, बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, ये हुआ जवाब उत्तल दर्पण का पहला। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, ये अंग्रेजी वर्ड है साइड मिरर, इसको हिंदी में बोलते पश्च दर्पण। पश्च दर्पण मैं लिखूंगा। इसका उपयोग ड्राइवर, चालक जो होता है, गाड़ी चलाते हैं और पीछे जो झांक कर देखते हैं, जिसमें पीछे वाले आने वाले गाड़ी को देखा जाता है, उसी दर्पण का नाम है साइड मिरर। उस दर्पण में पीछे से आने वाली गाड़ी का काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे उसे साइड देने में सुविधा होती है, क्योंकि इस दर्पण की मदद से पीछे वाला विस्तृत क्षेत्र मालूम पड़ता है, जबकि दूसरे दर्पण में ऐसा नहीं होता है। इसलिए दो उपयोग आपने गौर से सुना, पहला बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, और दूसरा वाहनों में, गाड़ियों में पश्च दर्पण के रूप में, साइड मिरर के रूप में। ध्यान से सुना, अब उसी को लिखेंगे। आइए अवतल दर्पण में, समतल दर्पण का भी दो उपयोग बता चुके हैं, याद होगा। पहला सोलर कुकर में, दूसरा साधारणतः चेहरे को देखने में। और अवतल दर्पण का भी दो उपयोग बता रहे हैं, इसका बहुत सारा उपयोग है, कहिएगा तो बहुत बता देंगे। देखिए, पहला हजामत बनाने में, हजामती दर्पण इसको कहते हैं। दूसरा सोलर कुकर में इसका भी उपयोग होता है, मैंने वहां पर भी चर्चा किया था, क्योंकि ये सभी किरणों को अपसरित कर देती है। मैं लास्ट वाले फिजिक्स का चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहां इसका पूरे फिगर के साथ डिटेल करके बताएंगे। सोलर कुकर में भी परावर्तक के रूप में होता है इस दर्पण का, अवतल का उपयोग। अवतल का उपयोग सोलर भट्ठी, सोलर पैनल में भी उपयोग किया जाता है।
तो ये सारा इसमें दो चार उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर कान मुंह नाक के अंदर फोकस करने में भी करता है। जब कान के अंदर देखना रहता है तो सामने बल्ब जली होती है, उस बल्ब का प्रकाश ये दर्पण बेल्ट की तरह होती है, बेल्ट की तरह, वो बेल्ट की तरह यहाँ लगाया जाता है, इसमें दर्पण लगा रहता है यहाँ पर। और जब ऐसे करके आपको चेहरे पर देखते हैं, नाक की तरफ देखते हैं, ना मुंह में देखते हैं, तो उस बल्ब का रोशनी इस पर पड़ती है, परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद वहां बल्ब का रोशनी यहाँ पर आपतित होती है, जब परावर्तित होती है तो एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, जिससे कान के अंदर, नाक के अंदर या मुंह के अंदर साफ साफ देखा जा सकता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर कान मुंह इत्यादि के अंदर फोकस करने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे इन चीजों को लिखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो दो उपयोग को लिखें। राइट, ये क्वेश्चन हो गया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। ये भी है विद्यार्थी, वही BM बोर्ड मॉडल भी है। आपका जवाब आंसर में अवतल दर्पण का उपयोग लिख करके पहला पॉइंट। तो पहला में इसमें लिखेंगे हजामत बनाने में दूसरा में इसमें लिखिएगा आप नाक मुंह के अंदर फोकस करने में। अब देखिए विद्यार्थी, उत्तल दर्पण का उपयोग पहला वाहनों में साइड मिरर, हिंदी में इसको बोलते हैं पश दर्पण के रूप में, पश दर्पण के रूप में। दूसरा विद्यार्थी बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। तो ये था आप लोग को उपयोग। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी, फिर से एक बार ध्यान से सुने। उपयोग है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो दो उपयोग लिखना है। बोर्ड मॉडल है, मतलब ये एग्जाम में पूछता है, एक को पूछे दूसरे को पूछे, लेकिन इसके अंतर्गत पूछा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बढ़ाने में, दाढ़ी मतलब सैलून में, जेंट्स पार्लर में इसका उपयोग किया जाता है, ब्यूटी पार्लर में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, नाक मुंह के अंदर फोकस करने में, डॉक्टर इसका उपयोग करता है फोकस करने में। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में, साइड मिरर, पश दर्पण मतलब पीछे वाले क्षेत्र को देखने में उपयोग किया जाता है। और दूसरा, बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का बना उपयोग किया जाता है, परावर्तक के रूप में किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक प्रकाशित क्षेत्र को देखा जा सकता है। तब तक के लिए आपको इस चैनल से अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे इस चैनल पर। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। जय हिंद।